हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इटली का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको जो पहला और दूसरा चरण बताया था। दूसरे चरण के लगभग अंत में हम लोग पहुंच गए थे और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से काबूर ने, जो इटली का बहुत बड़ा देशभक्त था और वो चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, काबूल ने एक बहुत बड़ी कूटनीति से फ्रांस को अपने साथ मिला लिया था। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। क्योंकि अब तो उद्देश्य यही था कि इटली का अगर एकीकरण होना है तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना होगा और ऑस्ट्रिया को पराजित करके ही इटली का एकीकरण हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। तो काबूल ये जानता था कि अकेला मतलब इटली या पीडमोंट का जो राज्य है, उस समय जो वो राज्य महत्वपूर्ण था, अभी इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, क्योंकि जो उस समय जो शक्तिशाली राज्य था वो तो पीडमोंट था इटली का। तो अगर पीडमोंट को सफलता हासिल करनी है, इटली के एकीकरण करना है, तो फ्रांस का सहयोग चाहिए और फ्रांस का सहयोग उसने प्राप्त कर लिया था। किस तरह से? क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने जो सैनिक भेज दिए थे अपने, और क्रीमिया के युद्ध में आप जानते हो कि रूस के खिलाफ जो है तुर्की का साथ दिया था। तो इसलिए फ्रांस का साथ मिलने के बाद भी अंत में क्या हुआ कि फ्रांस ने युद्ध से अपना हाथ खींच लिया और काबूल जो है इसमें पराजित हो गया। लेकिन लोम्बार्डी का जो क्षेत्र था वो पीडमोंट को दे दिया गया। अब वेनेशिया तो फिर भी रह गया। तो देखिए, हालांकि पीडमोंट ऑस्ट्रिया युद्ध में काबूल को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, केवल लोम्बार्डी का क्षेत्र ही पीडमोंट को प्राप्त हुआ, लेकिन इसने इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। अब काबूल ने विक्टर इमैनुअल, मैंने आपको बताया था कि विक्टर इमैनुअल जो है इटली का नया शासक बना था और उसने काबूल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। विक्टर इमैनुअल भी चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, लेकिन अब काबूल ने कहा कि अब अकेले ही जो है बिना फ्रांस की सहायता से हमें इटली का एकीकरण करना होगा। तो विक्टर इमैनुअल ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका कारण क्या था? उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फ्रांस के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। उसमें फ्रांस के साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। इसलिए काबूल और विक्टर इमैनुअल के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गई और क्या हुआ कि काबूल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तभी जो है स्थिति में परिवर्तन आया। तभी क्या हुआ कि मध्य इटली के जो राज्य थे, जैसे टस्कनी, मोडेना, पार्मा, रोमैग्ना, इन्होंने अपने निरंकुश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अब पीडमोंट में शामिल होना चाहते थे। ये राज्य जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि मोडेना, पार्मा और टस्कनी और रोमेग्ना, ये जो मध्य इटली के जो राज्य थे ना, ये उत्तर इटली का जो शक्तिशाली राज्य था पीडमोंट, उसमें जो है शामिल होना चाहते थे। तो अब विक्टर इमैनुअल ने स्थिति को देखा तो उसने काबूल को मना लिया और उन्हें उसको प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया। और उसने फिर नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के शासक से संधि की, जिसके अनुसार निस और सेवॉय के जो प्रदेश थे, जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश थे, वो फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया काबूल ने। और उसके बदले में टस्कनी, मोडेना, पार्मा, लूका के जो राज्य थे, वहाँ पर जनमत संग्रह कराने का जो है मतलब इस तरह की संधि हो गई कि वहाँ पे होगा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब प्लेबिसाइड कहने करती है कि लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। तो आप जानते हो कि पहले लोग जो है पीडमोंट में शामिल होना चाहते थे। तो 1860 में ये जनमत संग्रह हुआ और पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लूका और रोमैग्ना के जो क्षेत्र थे वो अब इटली में पीडमोंट में वो शामिल हो गए। तो विक्टर इमैनुअल ने ट्यूरिन की जो नई संसद थी उसका उद्घाटन किया
और अब पीडमोंट सार्डिनिया का जो राज्य था वो एक शक्तिशाली राज्य बन गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत से राज्य सम्मिलित हो गए। बहुत से राज्यों ने अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह करके और पीडमोंट में शामिल होना स्वीकार कर लिया। तो विक्टर इमैनुअल ने इस घटना पर कहा था कि अब इटली वासियों की इटली ने जन्म लिया है। नाउ द इटली इज़ बॉर्न फॉर द इटालियंस। तो ये जो है 2 चरण पूरे हुए इटली के यूनिफिकेशन के। पहले चरण में तो आपने देखा कि ज़्यादा सफलता नहीं मिली, दूसरे चरण में शुरू में सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में फिर ये जो मध्य इटली का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ सेंट्रल इटली, जिसमें पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लूका, सार्डिनिया तो खैर पहले ही था, लूका और जो रोमैग्ना के जो क्षेत्र थे वो पीडमोंट में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में जो यूनिफिकेशन करना था, देखिए उत्तरी इटली में काफ़ी हद तक सफलता हासिल हो गई थी, मध्य इटली के राज्य पीडमोंट के अधीन आ गए थे। अब बचा था दक्षिण इटली। दक्षिणी इटली के तो आप राज्यों के बारे में आप जानते ही हो, नेपल्स और सिसिली, ठीक है ना, ये 2 राज्य थे। तो अब ये सोच लिया गया कि जैसे कि उस समय काबूर ने कहा था कि यूरोपीय शक्तियों ने कूटनीति के द्वारा उत्तर की ओर से इटली का एकीकरण नहीं होने दिया, लेकिन अब मुझे दक्षिण की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा। जैसे प्रयास तो पहले भी किए काबूर ने दक्षिण मतलब उत्तर की ओर से इटली का एकीकरण करने के लिए, लेकिन ज़्यादा जो है यूरोपीय कूटनीति ऐसी रही, जैसे फ्रांस बीच में ही युद्ध से अलग हो गया, तो उसने ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन दक्षिणी इटली का मुझे एकीकरण करना होगा। तो नेपल्स और सिसिली में आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया था कि पिछले 40 सालों से निरंकुश शासन स्थापित था, और वहाँ पर जो शासन था वो फ्रांस का था। फ्रांसिस सेकंड जो है अब नया शासक बना था। फर्डिनेंड की मृत्यु के बाद 1859 में फ्रांसिस सेकंड नामक एक नया शासक बना था नेपल्स और सिसिली का। वो जो शासक था वो बहुत ही अयोग्य और अनुभवहीन शासक था। 1860 में इन राज्यों की असंतुष्ट जनता ने फ्रांसिस द्वितीय के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में एक नया चेहरा उभरा जिसका नाम था गैरिबल्डी। गैरिबल्डी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया इसमें। जब फ्रांसिस द्वितीय, जो कि अयोग्य शासक था, फ्रांस का शासक था, उसके खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो इटली का जो देशभक्त था एक गैरिबल्डी, उसने जो है इसका नेतृत्व संभाल लिया, और उसने अपनी 1000 सैनिकों की लाल कमीज़ वाली सेना जो तुरंत लेकर वो जेनेवा की ओर रवाना हो गया, और गैरिबल्डी ने नेपल्स पर अधिकार कर लिया। तो गैरिबल्डी की ये जो सफलताएं हुई, इससे काबूल चिंतित हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं गैरिबल्डी मैजिनी के प्रभाव में आकर वहाँ गणतंत्र की स्थापना न कर दे। तो उसने बहुत ही सावधानी से कार्रवाई करने का निश्चय किया। उसने चालाकी से काम लिया। उसने क्या किया कि जनमत करवाने के लिए, नेपल्स और सिसिली में जनमत करवाने के लिए उसने कुछ नेताओं को नेपल्स और सिसिली की ओर भेज दिया, और जनमत ने वहाँ पे जनमत करवाया गया। जनमत ने नेपल्स को उत्तरी इटली में मिलाने का निर्णय दिया कि नेपल्स को उत्तरी इटली में मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से काबूर अपनी योजना में सफल हो गया, वरना तो हो सकता है कि गैरिबल्डी मैजनी के प्रभाव में आकर वहाँ पर गणतांत्रिक शासन स्थापित कर देता। तो 1860 में गैरिबल्डी ने सेना सहित नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। अब नेपल्स का जन समूह भी उसके साथ था, और नेपल्स पर उसका अधिकार हो गया। पोप को उसने पराजित कर दिया, और इस प्रकार से विक्टर इमैनुअल को अल्टीमेटली विधिवत रूप से इटली का शासक घोषित कर दिया गया। और इस तरह से पीडमोंट सार्डिनिया का राज्य जो था, अब वो वास्तव में इटली का राज्य बन गया था। रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। राजा ने गैरिबल्डी को सम्मानित करना चाहा, राजा विक्टर इमैनुअल ने, लेकिन गैरिबल्डी ने कहा कि
देश सेवा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस स्वतंत्र इटली अमर रहे। तो अब हम आते हैं चौथे चरण में, यानी ऑस्ट्रिया के प्रभाव की समाप्ति। अब ऑस्ट्रिया का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त करना था। देखिए, काबूल की तो मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के पश्चात अभी देखिए, आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का वेनेशिया पर अधिकार था। लोम्बार्डी तो इटली को मिल चुका था, लेकिन ऑस्ट्रिया का वेनेशिया नामक स्थान पर अधिकार था। तो अब जो क्रांति का जिसने नेतृत्व किया, इटली का नेता नहीं था, बल्कि वो जर्मनी का नेता था। ऐसा था, जर्मनी को पहले प्रशा कहा जाता था या प्रशिया कहा जाता था, और प्रशिया का जो उस समय चांसलर था उसका नाम था बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क की ऑस्ट्रिया के साथ तनातनी थी, जैसे इटली की थी, और बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को मतलब जर्मनी के यूनिफिकेशन में बाधा समझता था। जैसे हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, अगला जो टॉपिक होगा जर्मनी का यूनिफिकेशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण किया था। तो अब जो हम कह सकते हैं कि क्रांति का नेता बना था, वो था बिस्मार्क, जो कि प्रशा का चांसलर था। प्रशा को पहले मतलब जर्मनी को पहले प्रशा कहा जाता था। तो वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ था। 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार प्रशा के युद्ध में इटली की सैनिक सहायता के बदले में उसे वेनेशिया दिलाने का जो है एक आश्वासन दिया गया। देखो, इटली को वेनेशिया चाहिए था, ठीक है ना। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को पराजित करना था, तो दोनों ये जो ऑस्ट्रिया के दुश्मन थे, ये दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, इटली ने आश्वासन दिया कि अगर प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध होता है तो उसमें इटली ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रशा की मदद करेगा, और प्रशा ने ये आश्वासन दिया कि इस युद्ध में अगर जर्मनी मतलब प्रशा जीत जाता है तो वो जो वेनेशिया का जो क्षेत्र बचा था यूनिफिकेशन के लिए, वो इटली को दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया, और बिस्मार्क ने एक संधि के माध्यम से, प्राग की संधि हुई थी, उसके द्वारा वेनेशिया जो है इटली को दे दिया। तो इस प्रकार से वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। अब देखिए, सारे राज्य मिल गए, लोम्बार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, सार्डिनिया, रोमैग्ना, नेपल्स, सिसिली, सब पर अधिकार हो गया। अब केवल एक राज्य रह गया था। अब है अंतिम चरण, रोम का जो राज्य था, और रोम ही ऐसा राज्य रह गया था जो इटली के एकीकरण से बाहर था। 1870 से पहले भी कावूर और गैरिबाल्डी ने रोम पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। अब रोम पर किसका अधिकार था? रोम पर पोप का अधिकार था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पोप की जो रक्षा है वो फ्रांस की सेनाएं कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ, परिस्थिति में परिवर्तन आया। 1870 में फ्रांस और जर्मनी यानी प्रशा का युद्ध शुरू हो गया। जब 1870 में प्रशा और फ्रांस का युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस ने अपनी सेना के सशक्तिकरण के लिए जो रोम में पोप की रक्षा के लिए जो सेना भेज रखी थी वो ही बुलवा ली। तो जब वो सेना वहाँ से चली गई, फ्रांस की सेना प्रशा के युद्ध में भाग लेने के लिए रोम से चली गई, तो अब इटली को रोम पर अधिकार करने का एक स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया। प्रशिया का सामना करने के लिए जैसे ही फ्रांस ने रोम से अपनी सेना बुलवाई, विक्टर इमैनुअल ने 60,000 की सेना के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब रोम पर आक्रमण होने के बाद थोड़ा बहुत ही विरोध हुआ। वहाँ पे थोड़ी बहुत सेना थी, पोप की जो रक्षा कर रही थी, खुद उसकी अपनी सेना होगी। और जनमत संग्रह के पश्चात फिर 2 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल ने इटली की राजधानी रोम में प्रवेश किया
और ये सोच लिया था कि रोम को ही इटली की राजधानी बनाना है। और फिर उसने 1871 में 12 जून 1871 को रोम की संसद का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर विक्टर इमैनुअल ने ये कहा था कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वो कार्य आज पूरा हो गया है। अब राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है, इटली अब एक हो गया है। बस अब तो हमें अपने देश को सुखी और समृद्ध करना है और हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। तो आज भी जो है आपको पता है कि इटली की जो राजधानी है वो रोम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैवूर गैरिबल्डी मैज़नी का जो सपना था इटली को एक करने का वो पूरा हो गया। थैंक यू।